हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। EMRS और DSSB की जो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस चल रही हैं जी, 7th क्लास है ये। टोटल हमें 15 क्लास तक जाना है। 15 क्लासेस तक हमारी सारा जो EMRS के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके जो 15 क्लासेस तक की PPT के नोट्स हैं या PDF है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। आपको नहीं पता हो तो आप चेक कर लीजिए, अदरवाइज क्लासेस डल रही हैं, आप खुद के नोट्स भी बना सकते हो। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बात ये है कि लास्ट क्लास तक हमने मेजरली लर्निंग वगैरह के बारे में पढ़ा था, बट आपके सिलेबस में एग्जैक्टली वर्ड मेंशन है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, या फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग या लर्निंग, या पूरा लर्निंग का जो प्रोसेस है, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं। ओके, सो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक आज हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे। लर्नर होता कौन है? कोई भी जो उस कॉन्सेप्ट को सीख रहा है या सीखना चाह रहा है। ओके, सो एनीवन हु लर्न्स अ कॉन्सेप्ट, उसको हम लर्नर बोलेंगे। तो हमें ये समझ आ रहा है कि जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक है वो वेरी करती रहेंगी, चेंज करती रहेंगी। जैसे जैसे लर्नर जो है उसकी ग्रोथ होगी, एज होगी, चीजें जब चेंज होंगी तो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जिंदगी के हर पड़ाव पे अलग अलग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर की आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि, क्योंकि अगर हमें लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक पता होंगी तो वो फैसिलिटेट करेगा टीचिंग में, लर्निंग के प्रोसेस में। आप जो है करिकुलम बेटर तरीके से प्लान कर सकते हो। एक हेल्दी इंटरेक्शन जो है टीचर और लर्नर के बीच में वो प्लान हो सकता है। लेसन को बेटर तरीके से प्लान कर सकते हो। तो इट्स लाइक आपको अगर ऑलरेडी पता है, उनकी नीड्स पता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पता है, उस एज के हिसाब से आपको चीजें पता है, तो उनकी साइकोलॉजी पता है, कैसे कैसे इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट होता है वो पता है। तो आपको जब ये सारी चीजें पता हैं, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, ये सारे टॉपिक जब आपको थोड़े थोड़े पता है ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि करना कैसे है, पढ़ाना कैसे है। राइट, आपको ये तो जानना होगा ना क्लास में जो बच्चे हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका लर्निंग स्टाइल क्या है। ठीक है, तो उनका लर्निंग स्टाइल भी तो एक तरीके से उनकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ओके, तो वो सारी चीजें हमें हेल्प करेंगी। ये सिग्निफिकेंस है कि हम बेटर तरीके से पढ़ा पाएंगे। ओके, अब लर्नर चाइल्डहुड स्टेज में भी हो सकता है, यूथ भी हो सकता है, यंग लोग भी हो सकते हैं, या टीनेज में, एडोलेसेंट, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो लर्नर को ही डिनोट करते हैं। आप एक और वर्ड ऐड कर सकते हो, अडल्ट। अडल्ट लर्निंग भी होती है, ओके, जिसकी हम बात करेंगे। सो हमें ये नहीं बोल रखा कि कौन से लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करो। सो ओवरऑल हम सभी लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो उसमें, जैसे हमने पियाजे की थियरी ऑलरेडी पढ़ ली थी, तो उसमें हमने 4 स्टेजेस बताई थी। मेजरली हमें पता है छोटे बच्चे कैसे बिहेव करेंगे, देन उससे बड़े कैसे, उससे, तो वो जो एक इन जनरल एस्पेक्ट है उसका भी आपको ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि कौन सी एज में, जो हमें पियाजे की स्पेशली जो थियरी जो 4 स्टेजेस में डिवाइड करती है, या जो कॉलबर्ग की थियरी है, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट की, तो वो डेवलपमेंट की जो थियरीज हैं वो हमें आइडिया दे देंगी कि लर्नर की ये कैरेक्टरिस्टिक उस टाइम पे दिख जाएगी कि उसके अंदर ये चीज आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे कंजर्वेशन का स्टेप आ रहा, उसको पता होंगी चीजें, या यहाँ पे वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाला कॉन्सेप्ट समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, यहाँ कॉन्क्रीट स्टेज है, ये वाली हाइपोथेटिकल स्टेज है। सो वो सारी चीजें जब हमें पता होंगी तो हम ओवरऑल सभी लर्नर को यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। ओके, चाइल्ड का मतलब क्या है जी? यूजुअली बोला जाता है 14 साल से नीचे। ठीक है, तो अगर हम सेंसस ऑफ इंडिया की बात करें तो वो 14 ईयर से नीचे वाले को चाइल्ड ही बोलते हैं, जिसमें हमने RT एक्ट में भी 6 से 14 साल की एजुकेशन की बात की है कि बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन हो बच्चे की, तो हम बच्चा जो है वो 14 साल से नीचे वाले को बोल रहे थे। यूथ क्या है? अगर हम यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन की बात करें तो यूथ को वो 15 से 24 साल जो है उसमें जो बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट्स या जो यंग लोग आते हैं, उनको यूथ बोल देते हैं। ओके, नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ इंडिया के हिसाब से 13 से 35 साल के एज ग्रुप को हम यूथ बोल रहे हैं। ओके, यंग पीपल वही 10 से 24 साल वाले, या टीनेज वर्ड जो है वो अडोलेसेंट के लिए यूज किया जाता है। और अडोलेसेंस जो है, जो आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 साल की जो एज है वो अडोलेसेंस के अंडर आ जाएगी। तो अब आपको ब्रॉड लेवल पे अडोलेसेंस, चाइल्ड, इन सब की थोड़ी थोड़ी चीजें पता हो, जो हमें ऑलरेडी भी पता है, बट फिलहाल आप TGT PGT दे रहे हो तो हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं अडोलेसेंस की स्टेज पे।
ओके अब हर एक वो होता है ना, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात की है कि सबके अलग अलग होंगी, उसमें जब सबकी अलग अलग है तो एक और कॉन्सेप्ट आता है इंडिविजुअल डिफरेंस का, जो आपको पता होना चाहिए। कॉमन सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब टोटालिटी में एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, हर इंसान अलग है, हम सबको पता है, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट है कि आपको बीइंग अ टीचर ये चीज एक्सेप्ट करनी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से जिनको समझ आता है वो होंगे। सो बहुत अलग अलग तरीके से समझ आएगा बच्चों को, ठीक है। कुछ कुछ एक हैं जो एवरेज लेवल पे हो, जिनको सेम तरीके से समझ आ जाएगा। ओके अगर नहीं आ रहा है किसी को तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना तरीका बदलो बीइंग अ टीचर। ओके बच्चे की गलती नहीं है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर हम देखें तो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। अगर हम टाइप्स या वेराइटी की बात करें तो सब फिजिकली भी अलग हैं, मेंटली भी अलग हैं, मोटर एबिलिटीज सबकी अलग अलग हैं, सबकी अचीवमेंट्स अलग अलग हैं। इमोशनल लेवल पे किसी की इमोशनली कोई ज्यादा स्टेबल फील करता है, कोई अनस्टेबल रहता है, ठीक है। इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड सब चीजों को लेके अलग अलग हैं। लर्निंग, उनकी जो लर्निंग डिफरेंसेस हैं कि वो किस तरीके से सीखते हैं वो भी अलग है, ठीक है। उनका जो एटीट्यूड, बिलीफ या जो ओपिनियन बने हैं वो भी डिफरेंट आपको नजर आएंगे। सोशल और मोरल डेवलपमेंट जो है वो भी आपको डिफरेंट नजर आएगा। तो बहुत ब्रॉड लेवल पे जो है आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब, इंडिविजुअल मतलब हर एक इंसान की बात हो रही है, हर एक बंदे की बात हो रही है, और डिफरेंस मतलब वो एक दूसरे से अलग है। ओके पर ये किस वजह से होते हैं, हम क्या मेन रीजन है जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। ओके सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेजरली दो चीजें हैं जी, एक है हेरिडिटी और एक है एनवायरमेंट। दोनों ही रोल प्ले करेंगे। हेरिडिटी रोल प्ले करेगी एक डिफरेंट लेवल पे कि आपका सेक्स क्या है, या आप जो है, क्योंकि मेल और फीमेल काउंटर पार्ट से मिलके जब स्पर्म और एग मिलते हैं तब सेक्स डिसाइड होता है, ठीक है। जो हमने क्रोमोसोम की बात की हुई है, ठीक है, कि एक्स एक्स फीमेल में होता है, एक्स वाई मेल में होता है, तो दोनों से एक एक क्रोमोसोम आएगा। अगर मेल से एक्स भी आ गया तो वो लड़की हो जाएगी, और मेल से वाई आ गया तो लड़का हो जाएगा। सो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन मेल, ठीक है। मेल इन द सेंस मेल काउंटर पार्ट, ऐसा भी नहीं है कि मेल के हाथ में है, ठीक है, हाथ में किसी के भी नहीं है, वही जिसको हम बोल देते हैं नेचर या भगवान की दया है, जो हो जाए वही सही। सो वो चीज है। बट जो कई बार होता है ना, जो टिपिकली स्टीरियोटिपिकल सोसाइटीज में फीमेल काउंटर पार्ट को जो है दोषी ठहराया जाता है कि क्या है तो एक लड़का भी नहीं दे पाई वाली सिचुएशन, तो वो गलत है, क्योंकि मेल काउंटर पार्ट के स्पर्म्स पे या उसके जो क्रोमोसोम है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो है लड़का होगा या लड़की होगी। ओके तो वो डिटरमाइन कर रहे हैं जो सेक्स है, बट अल्टीमेटली डिटरमाइन तो यही कर रहे हैं, यही इन द सेंस ओवरऑल जेनेटिक्स डिसाइड हो रही हैं, चीजें डिसाइड हो रही हैं, तो जीन्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है हेरिडिटी और एनवायरमेंट के कॉम्बिनेशन से, प्रोडक्ट से निकल के आएंगे, ठीक है। हेरिडिटी एक रोल प्ले करेगी डेफिनेटली कुछ चीजों में, ठीक है, बट एनवायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, कि अचीवमेंट कैसी हैं आपकी, एबिलिटीज कैसी हैं, स्किल डेवलपमेंट कैसा हुआ है, मोरल या सोशल डेवलपमेंट कैसा हुआ है, आपके कैसे बिलीफ्स या ओपिनियंस बन रहे हैं, वो सारी चीजें एनवायरमेंट पे डिपेंड करेंगी। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है कि जितना रोल हेरिडिटी प्ले कर रही है उतना ही एनवायरमेंट भी कर रहा है। वी विल नेवर चूज वन कि हेरिडिटी ज्यादा रोल प्ले कर रही है या एनवायरमेंट ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। ओके सो आप हेरिडिटी और एनवायरमेंट के प्रोडक्ट पे स्टिक करके रहेंगे कि वही चीजें हैं, इनका प्रोडक्ट जो है वो डेवलपमेंट को या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिटरमाइन करेगा। ओके अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो ऑब्वियसली सेक्स ऑफ द चाइल्ड जो मैंने आपको बताया वो डिटरमाइन करेंगे, हेरिडिटी की वजह से डिटरमाइन होगा। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, कई बार आप देखेंगे कि अगर कोई किसी ने बहुत लेट एज में बच्चा किया है और उनकी जो है या हेल्थ कंडीशंस जैसी भी हैं, तो उसके हिसाब से आपको बच्चे की हेल्थ भी दिखेगी, ठीक है। तो उसका भी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ है। यूजुअली कई बार आजकल कई रील्स में या कई बार आपने ये भी सुना होगा डॉक्टर्स से कि अगर जब कंसीव हुआ है बच्चा उस टाइम पे दोनों पेरेंट्स या वन ऑफ द पेरेंट्स अगर ड्रंक है, ठीक है, अगर उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, तो उससे भी जो उनकी क्वालिटी है स्पर्म की या एग की उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही चीजें हैं कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में भी हेरिडिटी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। कॉन्ट्रीब्यूशन हेरिडिटी का ट्विंस के टाइम पे भी होता है, वहां पे भी आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यूजुअली आइडेंटिकल ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विन, दो वर्ड हम देखते हैं। आइडेंटिकल ट्विन मतलब एक ही एग से जो है वो दो जाइगोट बन गए हैं, और फ्रेटर्नल में दो अलग अलग एग थे और उनके ऊपर आके स्पर्म का हुआ, तो वो कनेक्शन जो है वो फिर क्या हो गया आपका फ्रेटर्नल ट्विंस हो जाएंगे उससे जो होंगे। ओके
इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रोविजंस क्या है स्कूल में, हम क्यों पढ़ रहे हैं। आप तो टीजीटी पीजीटी लेवल पे पढ़ाने जाओगे ना, टीचर बनोगे ना, तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर पता हैं तो आप क्या क्या कर पाओगे, आप इंडिविजुअल पोटेंशियलिटीज जो है उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको होगी। तो जब आपको ऑलरेडी प्रॉपर नॉलेज है कि बच्चा इस एज में ऐसे बिहेव करता है, ये चीजें हैं, तो वो प्रॉपर साइकोलॉजी आपको पता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो वो चीजें एबिलिटी ग्रुपिंग में आपको हेल्प करेंगी, आपको करिकुलम को एडजस्ट करने में, मॉडिफाई करने में हेल्प करेंगी। मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, कि हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल किस तरीके का है, उस बेसिस पे आप अपना मेथड ऑफ टीचिंग भी चेंज करोगे, राइट। तो आप एडजस्ट करोगे सारी चीजों को। आपको अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, मोटिवेशन का, या प्रिंसिपल, ये आपका पर्सनालिटी का, इंटेलिजेंस का, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ऑटोमेटिकली आप बेटर परफॉर्म करोगे एक बीइंग अ टीचर, ठीक है। आप कोई कहीं किसी बच्चे ने गुस्से में कुछ कर दिया है तो आप बुरा भी नहीं मानोगे, आप उसको दिल पे भी नहीं लोगे। कई बार होता है ना ऐसे खुन्नस वाली चीज, तो वो खुन्नस नहीं रखोगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो। ओके, सो आप स्पेशल प्रोग्राम्स अडॉप्ट कर सकते हो, कि अच्छा रेमेडियल टीचिंग अडॉप्ट कर सकते हो, या आप जो है इंडिविजुअलाइज्ड या एनरिचमेंट प्रोग्राम। रेमेडियल टीचिंग होती है यूजुअली जब रेमेडी, ठीक है, नुस्खा। तो रेमेडियल टीचिंग होती है कि कोई दिक्कत है बच्चे को, आपने वो डायग्नोस की, ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट आपने किया, और उसके बाद आपने उस चीज की रेमेडी निकाली, नुस्खा निकाला, या एक अलग तरीका निकाला कि कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है वो थोड़े से गिफ्टेड बच्चों के लिए होते हैं, जो ज्यादा अच्छे बच्चे, जो ज्यादा स्पीड से चीजें समझ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, जो जल्दी अपना काम कर लेते हैं। सो उनके लिए जो है वो यूजुअली एनरिचमेंट प्रोग्राम होते हैं, कि उनको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। ओके, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, वो चीज। तो ये सारी चीजें आप तब कर पाओगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता होगा, ठीक है जी। एडोलेसेंस की बात करें तो लेटिन वर्ड अडोल और सियर से जो है ये निकल के आता है। देन पीरियड ऑफ लाइफ, जिसमें बॉडी जो है वो बहुत रैपिड चेंजेस से गुजरती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो है उसकी तरफ जाती है, उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की सिचुएशन भी बोला है किसने, स्टैनले हॉल ने। तो वो भी आपको नाम याद रखना है, वो तो बाय डिफॉल्ट है, अगर कहीं ना भी लिखा मिले तो बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए। ओके, ये WHO की डेफिनेशन है, वो इसको एक फेज बोलते हैं लाइफ का, 10 से 19 साल का फेज, जिसमें बहुत सारे जो है फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल, साइको सोशल, बिहेवियरल चेंजेस आपको नजर आएंगे, जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन फेज है। ओके, तो बहुत सारी चीजें आपको एक्सटर्नली विजिबल होंगी, बहुत सारी उधेड़-बुन इंटरनली चल रही होगी एडोलेसेंट के अंदर। सो वो चीजें आप रियलाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सबने फील की हुई होती हैं। ओके, तो एडोलेसेंस के टाइम पे कैसे बिहेव करते हो, आपने कैसे बिहेव किया था, वहां से भी रिलेट करके आप चीजें याद कर सकते हो। ओके, फिजिकल चेंजेस, ये बहुत बहुत ज्यादा बड़े फिजिकल चेंजेस आपको यहाँ नजर आते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो वो कैसी नजर आएंगी, बॉयज में गर्ल्स में अलग अलग नजर आएंगी। एक ग्रोथ स्पर्ट नजर आएगा, ठीक है, तो वो चीज आप देखेंगे, एकदम से शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे, लड़के हैं तो मसल डेवलप होने लग जाएगी, स्किन ऑयली हो जाएगी, सेबेशियस ग्लैंड की वजह से, ऑयल ग्लैंड की वजह से पिंपल्स निकलने शुरू हो सकते हैं, बॉयज में भी होते हैं, ठीक है। वॉइस डीपन हो जाएगी, जो होता है ना एक बहुत हैवी सी आवाज हो जाना, एक प्रोट्रूडिंग पार्ट जो है गले में आपको निकलता हुआ नजर आएगा, एडम्स एप्पल, बॉयज में वो थोड़ा सा ज्यादा विजिबल होता है, ठीक है। देन है ग्रोथ ऑफ मुस्टैचेस और बियर्ड, दाढ़ी मूंछ आने लग जाएंगी, अंडर आर्म्स में, चेस्ट में, या जेनाइटल जो है एरिया में हेयर जो है, आप हेयर ग्रोथ आपको दिखने लग जाएगी। कई बार ये भी होता है कि यहाँ पे ग्रोथ स्पर्ट आ गया ना, उसके बाद बहुत ज्यादा चेंज नहीं नजर आता, स्पेशली गर्ल्स में, क्योंकि मैंने आजकल कई पीडियाट्रिशियन की भी वीडियो दिखी आ जाती है बीच में, तो उसमें से भी एक डॉक्टर ने बोला था कि गर्ल्स में आजकल जो अर्ली पीरियड्स आ जाते हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही है। इनफैक्ट 7 से 8 साल के बच्चों को भी पीरियड्स आ रहे हैं, या 5-6 साल की लड़कियों को पीरियड्स आ रहे हैं। सो वो चीजें जो 12, 13, 14 साल पे होनी थी वो अब 7 पे हो रही है, ठीक है। टेक्निकली वो सारे चेंजेस जो है वो जो 12, 13 की एज पे होने थे फिजिकल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे, वो चेंजेस एकदम नजर आ रहे हैं। और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, बहुत केसेस में, मेजर केसेस में क्या हो जाता है,
वहां पे हाइट बढ़ना शुरू कम हो जाती है, ठीक है, तो वो हाइट के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा है, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये फिजिकल चेंजेस हैं, पेनिस का या टेस्टिस का एनलार्ज हो जाना, स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, इजैकुलेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो एडोलेसेंट एज में बॉयज के अंदर ये फिजिकल चेंजेस नजर आएंगे। गर्ल्स में क्या हिट करता है जब प्यूबर्टी आती है, तो अगेन ग्रोथ स्पर्ट आएगा, एकदम से ब्रेस्ट डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, स्किन जो है वो ऑयली हो जाएगी, हिप्स वाइडन होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वेस्ट लाइन नैरो हो जाएगी, देन ग्रोथ जो है अंडर आर्म्स में अगेन जेनाइटल हेयर्स वो भी आने शुरू हो जाएंगे, एक्सटर्नल जेनाइटल जो एरिया है वो एनलार्ज होने लगेगा, यूट्रस और ओवरीज जो है अंदर आपके बॉडी के अंदर वो एनलार्ज होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, ओव्यूलेशन शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं, जो कि 45 टू 50 तक की एज, कई बार 55 भी चली जाती है बहुत सारी फीमेल की, तो वहां जाके वो साइकिल स्टॉप होती है, वरना हर महीने जो है वो 30 से 35 दिन की जो साइकिल है वो कंप्लीट साइकिल चलेगी, जिसमें बीच में जो है वो 3 से 5 दिन जो है वो ब्लीडिंग के आ जाते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें चल रही होंगी, ओके, तो वो शुरू हो जाएंगी यहाँ पे एडोलेसेंट गर्ल्स में। अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें, हाइट, अगर आपको फुल हाइट निकालनी है तो आप फुल हाइट की कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये एक चार्ट दे रखा है 8 साल से ऊपर का, देन प्रेजेंट हाइट आप सेंटीमीटर्स में नापो, वो डिवाइड बाय जो यहाँ पे एज के हिसाब से बॉयज या गर्ल्स के हिसाब से फुल हाइट परसेंटेज दे रखी है वो, और इनटू 100, तो ये फुल हाइट की कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। देन ये चेंजेस होते किस वजह से, ये हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं, हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये जो सिक्रेशन होगा ये एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम से आपको देखने को मिलता है। हॉर्मोन्स भी बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। मेल हार्मोन मेजरली टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, यूजुअली रेफर्ड टू कलेक्टिवली एज एंड्रोजन, दोनों के साथ नाम आते हैं, ठीक है। फीमेल में आप देखोगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन या प्रोजेस्टीन इसको हम बोलते हैं, तो ये दोनों हार्मोन यहाँ हैं, जो एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टीन, इन सबको हम स्टीरॉइड हार्मोन भी बोलते हैं, ओके। हार्मोन्स जो हैं फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेंगे टेस्टिस को या ओवरीज को, वहां से फिर टेस्टोस्टेरोन मेल में और ये एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल में रिलीज होना शुरू होता है, ओके। सारे जो चेंजेस है फिजिकल लेवल पे, न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमने एनवायरमेंट भी बोला था ना, तो न्यूट्रिशन या जो एनवायरमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। पॉवर्टी, अगर कोई गरीबी में है तो पुअर बैलेंस डाइट होगी, स्टार्व कर रहे हो आप, ठीक है, ग्रोथ भी आपकी पुअर होगी, बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज भी लग जाती हैं इस एज में लगा लो या उस एनवायरमेंट की वजह से, ठीक है। तो अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो वो भी एडवर्सली ग्रोथ को अफेक्ट करेगी, अगर टीबी हो गई या कोई और क्रोनिक डिजीज हो गई, ठीक है। एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा हाइट में, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो कोई भी हो, तो इनको होता है ना, कई बार बोलते हैं प्रोटीन इंटेक कम है, प्रोटीन इंटेक कम है, तो वो प्रोटीन का इंटेक ज्यादा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर प्रोटीन इंटेक आपका प्रॉपर है आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे 1 से लेके 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी, तो अगर मान लो 10 केजी का बच्चा है आपका, तो 10 ही लगा लो ओवरऑल, तो 10 केजी का बच्चे में 10 ग्राम प्रोटीन तो पर डे जाना ही चाहिए, ऐसे वाली सिचुएशन है, ओके। देन ये थी फिजिकल ग्रोथ। कोग्निटिव लेवल पे भी कैरेक्टरिस्टिक आपको अलग देखने को मिलेंगी, इसमें एबिलिटी टू थिंकिंग और रीजनिंग वाली चीज आ जाएगी। यहां पे हम मेजरली जो हमने बात की थी, जो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी हमने की है पियाजे की, वो बात आ जाती है, ठीक है। इसके बाद जो 4 स्टेजेस हैं वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूं, तो मैंने दोबारा से वो स्लाइड ऐड नहीं की है यहाँ पे, बट आपको वो पता होनी चाहिए। जो हमने 4 स्टेजेस की बात की थी, सेंसरी मोटर, देन आपका प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और आपका लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल, तो वो चारों स्टेजेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए, ओके। पियाजे ने थियरी दी है कोग्निटिव डेवलपमेंट की, तो वो आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ये बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोलते हैं, इन्होंने स्कीमा का कॉन्सेप्ट दिया है जो हमने पहले डिस्कस किया है। देन ये अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, उसकी बात करते हैं। पहले डेवलपमेंट होगा देन लैंग्वेज आएगी। बच्चे ऑलरेडी बाय नेचर ही मोटिवेटेड होते हैं, आपको कोई मोटिवेशन उनको बाहर से देने की जरूरत नहीं है,
ओके जी। अगर इमोशनल और सोशल लेवल पे बात करें तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपको यहाँ देखने को मिलती है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज है ना, तूफान उठ रखा है यहाँ पे इमोशंस का। तो ठीक है, आप प्री ऑक्यूपाइड हो बॉडी इमेज के साथ, ठीक है। मूड चेंजेस बहुत, मूड स्विंग्स बहुत फ्रिक्वेंट हो रही हैं। क्यूरियस हो, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कुछ नई चीज करना चाहते हो लाइफ में, सेल्फ एक्सप्लोर करना चाहते हो, चीजों को खुद इवेल्युएट करना चाह रहे हो। आपकी बॉडी से रिलेटेड चीजें जो है उन वो भी आपको चिंता दे रही है, कंसर्न्स हैं उसकी वजह से भी, ठीक है। फैमिली मेंबर या जो आपसे बड़ा है थोड़ा सा एज में, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़ा है तो हो सकता है वो आपको कंट्रोल करे या फिर आपको लगे कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है। सो बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ डेवलप हो जाती है, बट स्टिल कुछ कंफ्यूजन तो रहते ही हैं। कंफ्यूजन वाली स्टेज भी रहती है क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। ऑपोजिट सेक्स की तरफ जो है वो अट्रैक्शन देखने को मिलता है। डे ड्रीमिंग और फैंटेसाइजिंग, वही आंखें खोल के सपने देखने वाली चीजें आपको देखने को मिलती हैं। रिलेशनशिप जो है पेरेंट से पीयर की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है। अभी तक आप सब कुछ मम्मी पापा को जाके बताते थे, अब ग्रुपिंग बननी शुरू हो गई है। बहुत बार आप देखेंगे मम्मी पापा तो इस एज में दुश्मन से लगने लग जाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा के हिसाब, उनको पता है कि लाइफ में क्या होता है, क्या चीजें हैं, तो वो आपको गाइड करने की सोचेंगे उस टाइम पे, और आप गाइडेंस लेने के मूड में नहीं हो। तो यहाँ पे पेरेंट्स से पीयर्स की तरफ जो है वो ओरिएंटेशन शिफ्ट होती हुई नजर आती है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन वो आजकल हमेशा सजेशन देते हुए मिलेंगे कि मतलब 5-6 साल तक बच्चे को आपने जितना डांटना डांट लो, उसके बाद उसके दोस्त बनने की कोशिश करो। तो यहाँ पे वो दोस्त वाली चीज काम आएगी, तभी वो आपसे शेयर करेंगे, या वरना पॉसिबिलिटी है कि एडोलेसेंस में आके वो आपसे चीजें शेयर ना करें। ओके, देन मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में भी दो थियरी आती है, एक पियाजे की भी थियरी है मोरल डेवलपमेंट की, और एक कोलबर्ग की है। ये पियाजे वाली थियरी है जिसमें दो स्टेजेस हैं, हेट्रोजेनस स्टेज और ऑटोनमस स्टेज, ठीक है। सो मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन या मोरालिटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, ये दो चीजें आपको यहाँ नजर आएंगी। एज स्पैन दे रखा है, इससे क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिलता है, बट एटलीस्ट आपको ये पता हो कि पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की भी थियरी है। पियाजे नाम सुनते ही सिर्फ ये नहीं सोचना है कि उन्होंने सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियरी दी है, पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की भी थियरी है, जिसमें ये दो स्टेजेस की हम बात करते हैं, ठीक है। सो मेजरली बस इतना ध्यान रखो, बाकी मैंने इंफॉर्मेशन डाल दिया, आपने देखनी हो तो, अदरवाइज इतना ध्यान होगा तो बहुत है चीज। और देन कोलबर्ग वाली जो थियरी, ये इसी थियरी के जो है वो फर्दर की पनिशमेंट या कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या रहता है, ठीक है, तो वो चीजें हैं। अब जो आपका कोलबर्ग की थियरी है उसमें हिंज डिलेमा आता है, 3 लेवल आते हैं, ये भी हमने थोड़ा सा किया था। प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। एज याद रख लो, 10+ एज के बाद जो है वो आपको कन्वेंशनल की चीजें देखने लग जाएंगी, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, उससे पहले प्री कन्वेंशनल रहेगा, ठीक है। 6 यूनिवर्सल स्टेजेस जो हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं, तो वो 3 लेवल्स हैं, 6 स्टेजेस हैं। कौन सी स्टेज यूजुअली आ जाता है, गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज कौन सी, तो वो कन्वेंशनल में आएगा, जिसको मोरल रियलिज्म भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म नजर आएगा, या मोरालिटी सबसे कम जो नजर आएगी वो प्री कन्वेंशनल पे नजर आएगी, ठीक है। आप कुछ मोरालिटी को नहीं देखोगे, आप देखोगे कि मैं क्या करूं कि पनिशमेंट ना मिले, या मैं क्या करूं कि मुझे रिवॉर्ड मिले, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ नजर आएंगी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन आपको नजर आएगा, ये इसमें आपको सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी नजर आता है। ओके, देन अगर हम ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो देखो, ग्रोथ स्पर्ट हमने देखा, फिजिकल चेंजेस बहुत सारे होंगे, तो आप बहुत कॉन्शियस होंगे सेल्फ इमेज को लेके, सेल्फ डिस्कवरी करना चाहेंगे, एक्सप्लोर करना चाहेंगे, इंडिपेंडेंस की बहुत डिजायर होती है यहाँ पे, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हो, तो वहां पे वो प्रूव चाह रहे हो आपकी, मैं जो बोल रही हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ठीक है, और वही इंडिपेंडेंस आप चाह रहे हो, फ्रीडम चाह रहे हो। ईगो सेंट्रिज्म जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। इमोशनली अनस्टेबल आप यहाँ होते हो, क्यूरियस और एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ नजर आएगी। देन है पीयर इन्फ्लुएंस आपको नजर आएगा, जो आउटवे कर देगा पेरेंटल अफेक्शन को, ठीक है। पेरेंट्स से ज्यादा आपको पीयर ग्रुप या दोस्तों पे ज्यादा भरोसा रहेगा। फोकस जो है, चेंजिंग फोकस ऑफ रिलेशनशिप, वो चेंज होने लग जाता है। आइडियलिज्म एंड कन्फ्रंटेशन विद रिलीजन, ट्रेडिशन, मोरल वैल्यूज, सो आप कन्फ्रंट करना चाह रहे हो हर चीज को। आइडियलिज्म वाली स्थिति होती है ये कि आप जो है सब कुछ सही करना चाहोगे, या ये चीज ऐसे हो रही है,
क्यों हो रही है, या स्टीरियोटिपिकल चीजों पे भी आप उंगली उठाना चाहोगे कि ऐसे नहीं होनी चाहिए लॉजिकली, तो वो सारी चीजें, आइडियलिस्टिक चीजें भी नजर आएंगी आपको। ओके, लॉन्ग टर्म थिंकिंग अबाउट लाइफ एंड वर्ल्ड वो यहाँ आपको नहीं नजर आती। ठीक है, डिजायर टू बी कंसीडर्ड एज एन एसेट रादर देन अ प्रॉब्लम, तो आपको एसेट की तरह कंसीडर किया जाए, तो वो एक डिजायर रहती है कि आपको सब कुछ आता है, सब चीजें, तो वो एक यहाँ पे इनफैक्ट ये हीरो वर्शिप वाली स्टेज भी है, वो वर्ड रह गया होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक आधी चीज हो सकता है स्किप हो जाए, तो आप वीडियो सुनेंगे तो आपको 2-4 चीजें एक्स्ट्रा ही पता चलेंगी। हीरो वर्शिप, आप अडल्ट जो हीरोज है आपके, उनको थोड़ा सा पूजने लगते हो कि उन जैसा ही दिखना है। ठीक है, कि सलमान खान आपको पसंद है तो आप तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल करवा के आ गए, तो वो हीरो वर्शिप, आप वैसा बनना चाह रहे हो। ओके, बहुत सारे चैलेंजेस आपको यहाँ नजर आएंगे, फिजिकल लेवल पे, कोग्निटिव लेवल पे, साइकोसेक्सुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, मोरल या स्पिरिचुअल लेवल पे, तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। पहला फिजिकल डेवलपमेंट के चैलेंजेस को अगर देखें तो ऑब्वियसली हमने देखा कि फिजिकल मैच्योरेशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, एक हाइट, वेट, या आपकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जो हमने इतने चेंजेस की बात की, तो वो बहुत अफेक्ट करेंगे आपको। ठीक है, तो एक डिलेमा ऑफ नॉर्मेलिटी जो है वो आपके सामने आ जाता है कि आप क्या हो रहा है आपके साथ, आप नॉर्मल भी हो या नहीं। ठीक है, अडोलेसेंट जो है मे बी स्ट्रेस एंड देयर मे बी लोअरिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम, तो वो कंपेयर कर करके दूसरों के साथ, उस कंपैरिजन की वजह से एंशियस हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं अपने अपीयरेंस को लेके। इसीलिए ये समझाना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं और आप जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करो खुद को, राइट, सो वो बहुत जरूरी हो जाता है इस टाइम पे। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन सही से नहीं ले रहे हो तो हाइट या एमनीशिया, एनीमिया, सॉरी एमनीशिया नहीं, सॉरी एनीमिया, एमनीशिया उसमें आ गया जब आपकी याददाश्त जाने लगती है। एनीमिया मतलब खून की कमी होने वाली सिचुएशन, तो बहुत बैड इफेक्ट आपको हेल्थ में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फ्यूचर जनरेशंस में भी फर्दर जो है वो लो बर्थ वेट बेबीज हो सकते हैं अगर आपका न्यूट्रिशन पुअर है तो। ओके, एडोलेसेंट्स जो हैं वो हार्मफुल ड्रग्स की तरफ भी जा सकते हैं, नेगेटिव चीजों की तरफ भी जा सकते हैं, तो वो चीज का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कि बैड इफेक्ट्स जो उनकी हाइट पे या चीजों पे नजर आ रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। देन है जी कोग्निटिव डेवलपमेंट में चेंजेस, अगेन कॉन्क्रीट डेवलपमेंट से हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, हमने पियाजे की थियरी में किया भी था। ठीक है, तो आप कॉन्क्रीट से लेके टू डीलिंग विद आइडियाज, कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट थियरीज, उसके ऊपर आपका फोकस होने लग जाता है, तो उसमें भी बहुत चैलेंजेस आएंगे, कभी आप सक्सेसफुल होगे, कभी फेल होगे। ठीक है, आप जो आइडियल में सोच रहे हो वही रियल लाइफ में चाहोगे, वो चीजें नजर आएंगी। ईगो सेंट्रिसिटी या सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो एडोलेसेंट का हॉलमार्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एवरीवन इज वॉचिंग देम, ये आइडिया आपके दिमाग में, आपको ऐसे लगेगा सब लोग आपको ही देख रहे हैं। ठीक है, उस वजह से आप और कॉन्शियस होते जा रहे हो, जबकि हो सकता है कोई आपको ना देख रहा हो। आप अगर ये सोच के चलोगे कि सब लोग आपको ही घूर रहे हैं तो आपको घूरते हुए नजर आएंगे लिटरली। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं सोच के चलोगे तो सब अपने अपने काम में नजर आएंगे आपको। Ability to think creatively on one hand helps adolescents to make innovations, तो यहाँ पे बट दूसरी साइड वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी डाल देती है, उनको ट्रबल में भी डाल देती है। ठीक है, रैश ड्राइविंग या अनसेफ सेक्स, तो ये रिस्की एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पे आप एडोलेसेंट की एज में करना चाहते हो और बहुत सारे लोग करते भी हैं। सो वो अल्कोहल या ड्रग्स की आदत अगर यहाँ पड़ गई तो वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो स्पेशली पेरेंट्स के सामने आ जाता है। ठीक है, देन है जी साइको सोशल डेवलपमेंट, तो जर्नी जो है सेल्फ डिस्कवरी की वो बहुत स्ट्रेसफुल भी होती है, एंजाइटी प्रोवोकिंग भी होती है। तो जो पर्सनल आइडेंटिटी की आप ढूंढना चाह रहे हो उसकी अर्ज में आप इधर उधर जा रहे होते हो, तो इमोशनली इंस्टेबल होते हो, रिएक्टिव बहुत ज्यादा होते हो, एकदम से एक्साइटमेंट, एकदम से गुस्सा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सो वो होता है ना एक्सट्रीम इमोशंस आप फेस कर रहे होते हो, चाहे एंगर हो, सैडनेस हो, डिप्रेशन हो, एम्बेरसमेंट हो, एक्साइटमेंट हो, कुछ भी हो, एक्सट्रीम इमोशंस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ओके, एडोलेसेंट्स जो हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड या माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको और ज्यादा इशू आते हैं पर्सनल आइडेंटिटी को फाइंड करने में या एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, बहुत सारी प्रेजुडिसेस भी ऑलरेडी होती हैं, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट या क्रीड से बिलोंग करते हो तो कई बार उसकी वजह से भी स्टीरियोटाइप्स हो जाते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें एडोलेसेंट एज में और ज्यादा चीजों को गड़बड़ाई करती हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको पता हो। ठीक है, आप पर्सनल सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो, सेक्सुअल आइडेंटिटी जो है वो उसकी वजह से आप एक सीरियस रिलेशनशिप में या हार्ट ब्रेक्स या स्ट्रेस, वो सारी चीजें आप फेस करते हो एडोलेसेंट एज में।
ओके यहाँ पे अब वो होता है ना, सेक्सुअल हार्मोन जो है वो ट्रिगर हो रहे होते हैं, ठीक है, वहां पे सेक्सुअल अराउज इंक्रीज हो रहा होता है, डिजायर या अर्ज जो है दोनों में ही, मेल और फीमेल में, वो इंक्रीज हो रही होती है, फैंटेसी या मास्टरबेशन, ठीक है, उसकी तरफ, या आप कुछ सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन करना चाह रहे होते हो, तो वो वहां पे अगर आपने गड़बड़ स्टेप ले लिया या अनसेफ सेक्स है, तो उसकी वजह से बहुत सारी अनवांटेड प्रेगनेंसीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या HIV एड्स, ये डिजीज फैलने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एडोलेसेंस स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पे बीइंग अ पेरेंट बहुत ज्यादा वो होता है ना, चैलेंजिंग स्टेज आ जाती है। ऑब्वियसली बच्चा तो अपने आप में फेस कर ही रहा है चीजों को, जो भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बट बीइंग अ पेरेंट और या बीइंग अ टीचर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि आप किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे डील करोगे। देन है सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड जी, क्योंकि आप वो होता है ना, सोसाइटी वाली जो चीजें हैं, सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग सा लगता है, तो एंटी सोशल बिहेवियर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। लो लेवल डेलिक्वेंसी से लेके सीरियस क्राइम्स भी बच्चे कमिट करते हुए देखे गए हैं इस स्टेज में। ओके, तो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन जो होती है कि आप परफॉर्म करें या कुछ चीजें करें, वो भी कई बार अनरियलिस्टिक सी होती है, तो नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट कर देती हैं, उसकी वजह से बच्चे आपसे बात नहीं करते, तो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, एक एंटी सोशल बिहेवियर आ जाता है, और वो फिर किसी और रास्ते पे ही चलने लग जाते हैं, ठीक है। एडोलेसेंस की जो एक्सपेक्टेशन होती है रिलेशनशिप जो पीयर, पेरेंट या सोसाइटी से है, वो यूजुअली यहाँ फुलफिल होती हुई नजर नहीं आती, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव पीयर प्रेशर है तो वो बहुत सारे हाई रिस्क बिहेवियर्स में आपको डाल सकता है। पेरेंटल कंट्रोल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट या कम्युनिकेशन गैप में बदल जाएगा, वो बच्चे पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाएंगे, पीयर प्रेशर भी किसी ना किसी वजह से आ रहा होगा, तो वो बहुत गलत साइड पे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, मोरल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी, ठीक है। मोटिव्स फॉर डूइंग वेल, अवॉइडिंग रॉन्ग, डिपेंड अपॉन द अप्रूवल ऑफ एल्डर, सोसाइटी, वो जनरल है, ठीक है। बट क्लियर डायरेक्शंस जब आपको नहीं मिलती, किधर जाना है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें, ठीक है। डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट रहेगी, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होंगे आप अपनी ही आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए। ओके, अब एडोलेसेंट को ये सारी चीजों की तरफ क्या हेल्प कर सकती है? अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस जनरेशन, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, जिस भी चीज में वो इश्यू फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक ओपन अवेयरनेस और एक बेटर एनवायरमेंट, हेल्दी एनवायरमेंट, जहां पे वो डिस्कस कर सके, बात कर सके किसी चीज के बारे में, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि सेक्स एजुकेशन की क्लासेस भी बहुत सारे स्कूल्स अब प्रोवाइड करते हैं। ओके, प्रोवाइडिंग करेक्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको उनको देनी है, आपको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन उनको नहीं देनी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एडोलेसेंट, अगर आपको उनके वर्ल्ड की पहचान है, आपको पता है वो ये चीजें फेस कर रही हैं, ये चीज हो रही होगी, ठीक है, उनको गलत समझने की बजाय अगर आप उनको समझने की कोशिश करोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगी, आप उनके लिए पॉजिटिव चीजें कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, एक बेटर तरीके से हेल्दी एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, वो चीजें ही इन चैलेंजेस या इन इश्यूज से डील करने में हमारी हेल्प करेंगी। ओके, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसने बोला? स्टैनले हॉल ने बोला। इमोशनल डिपेंडेंस जो है एक वर्ड आता है जिसको डिलेड एडोलेसेंस भी बोलते हैं, जो कि 21 साल या फिर इवन 25 ईयर्स तक भी जा सकती है। मार्गरेट मीड जो है उन्होंने ये जो है रोल ऑफ कल्चरल फैक्टर्स भी बताया कि बच्चों की एडोलेसेंट की पर्सनालिटी को डेवलप करने में कल्चरल फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। ओवरऑल हम देखें तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स या हम अब लर्नर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। एकेडमिक मतलब चाहे वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, जो एकेडमिक नीड्स को रिफ्लेक्ट करती हूँ। सोशल कैरेक्टरिस्टिक जो सोशल नीड या मोरल, कल्चरल, एथिकल, पॉलिटिकल, इन सारे इश्यूज जो सोसाइटी में है उनसे इंस्पायर्ड होकर जो कैरेक्टरिस्टिक निकलती है वो सोशल लेवल पे होगी। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक कि आपके जो मूड स्विंग्स हैं, सेल्फ अवेयरनेस है, इमोशनल एस्पेक्ट है, वो सारे इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में झलकेंगे। कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक में मेमोरी, स्ट्रेस लेवल, कोग्निशन के लेवल पे जो चीजें हैं वो कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक में नजर आएंगी। तो ये जैसे एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक हैं कि आप नई चीजें जानना भी चाह रहे हो, आप अपना जो इंटेलेक्ट है वो यूज करना चाह रहे हो, डेवलप कैपेबिलिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, वो चीज आप में आ जाए, ठीक है। शिफ्टिंग इंटरेस्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ आपका जो है कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आपका इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है, आप एक्टिव लर्निंग को प्रायोरिटी दे रहे हो। उसके अलावा आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हुए नजर आओगे। आप देखोगे कि जैसे वो पबजी वगैरह और जो गेम था वो, चलो एक एग्जांपल बता रही हूँ, इन जनरल एकेडमिक से रिलेटेड टेक्निकली वो नहीं होगा, आप कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने में यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा डेयरिंग वाली सिचुएशन आपको नजर आएगी एडोलेसेंट की जब आप बात करते हो।
ओके सो ये ओवरऑल चीजें हैं, आप पीयर से इंटरेक्ट करना चाह रहे हो, लर्निंग एक्टिविटीज करना चाह रहे हो, सो वो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सोशल लेवल पे आप बिलीव करते हो पॉपुलर कल्चर में, तो जो फेमस है, जो पीयर ग्रुप कर रहे हैं, सो कॉल्ड पॉपुलर कल्चर है, उसमें आप बिलीव करते हो। डायरेक्शन सीकर भी हो आप, पीयर प्रेशर जो है वो आपके ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। रेसिप्रोसिटी आप एग्जिबिट करते हुए नजर आओगे। क्वेश्चंस जो हैं, जेंडर आइडेंटिटी इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछने लगोगे, ठीक है। एक सोशल पोजीशन जो है सोसाइटी में, वो चीज आप ढूंढने, वैलिडेशन ढूंढने लगोगे, ठीक है। मॉडल बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करने लग जाओगे, जैसे हीरो वर्शिप हो गया, कि आप एक किसी को मॉडल मानते हो, आइडियल मानते हो, तो वो आइडियल जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है आप वैसे ही बिहेव करोगे। ओके, लुकिंग फॉर लाइक माइंडेड पीयर्स, जो है रेशियल इश्यूज पे या एथनिक इश्यूज पे या जेंडर इश्यूज पे सेम आपके जिनके विचार से नजर आएंगे, उन लोगों के साथ आप पीयर ग्रुप बनाना प्रेफर करोगे। इमोशनल में अगर बात करें तो ओवर रिएक्टिव होते हो, बहुत जल्दी गुस्सा, बहुत जल्दी ठंडा हो जाना, वो चीजें नजर आएंगी। सेंसिटिव बहुत होते हो आप, अटेंशन सीकर होते हो, एनर्जी किधर रिलीज होनी चाहिए वो एक अर्ज होती है यहाँ पे, ठीक है। मिसकॉन्सेप्ट, पोसेसर ऑफ मिसकॉन्सेप्शन भी बोलते हैं कई बार जो है। और प्लस वो चीजें हैं ना कि आप इमोशनल लेवल पे हो तो आप चीजों को वो होता है ना, कंफ्यूजन वाली स्टेट में भी आप रहते हो, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल और अनस्टेबल मूड या बिहेवियर आपका नजर आएगा, सडनली आप एकदम से ब्रस्ट आउट हो जाओगे, एकदम से आप शांत हो जाओगे, वो चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक है। कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक में क्या रहेगा जी, एक जगह पे लिखा हुआ था ये सीकर ऑफ पेरेंट्स एडवाइस, मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, पर कॉग्निटिव लेवल पे आप बात करो तो क्योंकि आप पीयर प्रेशर की तरफ या पीयर्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा होते हो रादर देन पेरेंट्स एडवाइस, क्योंकि पेरेंट्स एडवाइस तो आप यहाँ सीख करते नहीं हो। सो एक बार ये चीज आप लोग भी चेक कीजिएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें, ऑल्दो बुक में मेंशन था तो मैंने लिख दिया, ठीक है। इन्वेस्टिगेट ओवर मोरल इश्यूज इन्फ्लुएंस्ड बाय अडल्ट रोल मॉडल्स, कॉन्फिडेंट अबाउट पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, ठीक है। सो फिलंथ्रॉपी जो है वो उसकी तरफ आप आगे बढ़ोगे, एडवोकेट्स फिलंथ्रॉपी, ठीक है। कंसर्न्ड अबाउट सोशल चेंज या पैराडॉक्सिकल जजमेंट्स जो है वो आप यहाँ पे लोगे, तो कॉग्निशन के लेवल पे भी चीजें बढ़ रही होती हैं। ओके, इम्प्लीकेशंस क्या होंगी अगर आप एजुकेशन फॉर एडोलेसेंट की बात करो, तो इम्प्लीकेशंस रहेंगी कि ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप उस बेसिस पे फिजिकल एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज, अप्रोप्रिएट लेक्चर, सेक्स एजुकेशन के ऊपर लेक्चर्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टास्क उनको देना, रिस्पेक्ट करना उनकी इंडिविजुअलिटी की, बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। डेमोक्रेटिक एटमोस्फियर बना के रखना, सिंपैथेटिक साथ साथ एम्पैथेटिक, एम्पैथी, ठीक है। एम्पैथी एक ज्यादा बेटर वर्ड होता है जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, सो एम्पैथेटिक ज्यादा बेटर रहेगा। अगर सिंपैथी एम्पैथी में से एक चूज करना पड़े तो एम्पैथेटिक बिहेवियर, ठीक है, वो चीज। देन हाई मोरल और रिलीजियस एजुकेशन आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये टीचिंग लेवल पे आपको जो ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक पता है, यानी जो हमने स्टार्टिंग में सिग्निफिकेंस पढ़ा था लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक का, वही सेम चीज है। तो आप किस तरीके से चीजों को अरेंज करोगे वो आपको कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हेल्प करेंगी चीजें। ओके, देन ये एडोलेसेंस आदि, अडल्टहुड भी आएगा इसके बाद, ठीक है। सो अडल्टहुड जो है ऑन द बेसिस ऑफ एज या कॉग्निटिव मेच्योरिटी हम अडल्टहुड डिफाइन कर देते हैं। इंडिया में अडल्टहुड या यूथ जो हमने बोला था 15 से 35 साल वालों को हम लेके चलते हैं, बट यूनेस्को या जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट है वो 24 से 65 साल वालों को कंसीडर करते हैं इसमें अडल्टहुड में, ठीक है। अडल्टहुड से रिलेटेड एक वर्ड आप याद करोगे जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था एक बार जब हमने पेडागोजी एंड्रोगोजी की थी, सो दैट इज एंड्रोगोजी। पेडागोजी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एंड्रोगोजी मतलब अडल्ट को पढ़ाते हैं, तो चाइल्ड लर्निंग वर्सेस आपका अडल्ट लर्निंग होता है ये। सो एंड्रोगोजी जो है वो एक आर्ट और साइंस है अडल्ट लर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे। अडल्ट लर्निंग से रिलेटेड मैल्कॉम नोल्स जो हैं उन्होंने एक थियरी भी दी जिसको थियरी ऑफ एंड्रोगोजी, थियरी ऑफ अडल्ट लर्निंग ये भी बोलते हैं। एंड्रोगोजी पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बोला था कि मैल्कॉम नोल्स ने पॉपुलराइज किया है एंड्रोगोजी के कॉन्सेप्ट को, बस ये टर्म किसने दी है, अलेक्जेंडर कैप ने दी है, ये हमने ऊपर भी बात की हुई है एक क्लास में, ठीक है। मैल्कॉम नोल्स ने इसको पॉपुलराइज कर दिया, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इसको हम बोलते हैं। 4 क्रूशियल अजम्पशंस की ये बात करते हैं, ठीक है। 5वां बाद में ऐड किया, तो ये 5 चीजें आप याद रखोगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, एक्सपीरियंस के साथ आते हो आप जब अडल्ट लर्निंग करते हो, रेडी होते हो आप चीजों को सीखने के लिए, तो रेडीनेस टू लर्न भी है, एक ओरिएंटेशन है कि आपको वो चीज क्यों सीखनी है, कैसे सीखनी है, और आप मोटिवेटेड भी होते हो, ठीक है। तो ये 5 जो है वो अजम्पशन है, या 5 ही लगा लो, अब तो ऐड हो चुकी है 5वीं। सो ये 5 अजम्पशंस आप ध्यान में रखोगे जब आप
अडल्ट लर्निंग की बात करोगे, बिकॉज चाइल्ड लर्निंग और अडल्ट लर्निंग टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। मैल्कॉम नोल्स के अकॉर्डिंग अडल्ट लर्नर की अगर हम बात करें तो वो मैच्योर होगा। हमने मैच्योरेशन और लर्निंग में ऑलरेडी डिफरेंस डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अगर अडल्ट लर्नर है तो वो प्रेफर करेगा सेल्फ डायरेक्शन, यानी खुद ही डायरेक्ट करेगा चीजों को, किधर करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इंडिपेंडेंट होगा, प्लस एक्सपीरियंस होगा। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हम पेडागोजी वर्सेस एंड्रोगोजी की बात करते हैं तो हम मेजर डिफरेंस जो है वो एक्सपीरियंस का लेके चलते हैं कि अडल्ट लर्नर कुछ एक्सपीरियंस के साथ आगे आ रहा है। ओके, तो अडल्ट, क्योंकि वो अडल्ट हो चुका है ना, तो उसने कुछ चीजें ऑलरेडी सीखी हुई हैं, उस एक्सपीरियंस की वजह से आपको चीजें जो है वो डिफरेंट नजर आएंगी। ओके, इसकी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो आप लर्निंग को वॉलंटरली ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। बिलीवर ऑफ मैग्निफाइड लर्निंग, रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों पे आप फोकस करते हो, क्योंकि आपको बाकी चीजें भी देखनी है, अडल्ट हो आप, ठीक है, तो आपको रिजल्ट पे फोकस रहेगा कि मुझे यार जॉब चाहिए इसलिए मैं ये पढ़ लेती हूँ या मैं ये चीज सीख लेती हूँ। सो वो चीजें रिजल्ट ओरिएंटेड आपको नजर आएंगी, ठीक है। एग्जामिनिंग रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन बीइंग इम्पार्टेड, आप रेलेवेंट चीज ढूंढने लग जाओगे कि एजुकेशन जो दी जा रही है वो उसका रेलेवेंस क्या है, लाइफ में कहाँ यूज करेंगे। सो वो चीजें आपको अडल्ट लर्नर में नजर आएंगी। इंक्लाइन टुवर्ड्स प्रैक्टिकल वर्क, आप करके देखना चाहोगे, प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज्यादा नजर आओगे एज कंपैरिजन टू थियोरी। वास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस आप गेन करना चाह रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक, सोशल में सबकी यही होती है मेजरली तो कि आप लाइक माइंडेड लर्नर फ्रेटर्निटी के साथ जुड़ना चाहते हो, ठीक है। तो यू सीक फॉर देम, आप देखते हो उनकी तरफ। कमिटेड टू फैमिली एंड सोसाइटी, अडल्ट लर्नर है। रिस्पेक्ट सीकर है, जैसे हमने अडल्ट उसमें एडोलेसेंट में बोला था अटेंशन सीकर है, ये रिस्पेक्ट सीकर है, ठीक है। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ऑब्वियसली आप अडल्ट हो, मैच्योर हो चुके हो, तो आपकी जो है वो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्शन जो है वो है। लाइक ऑप्शंस इन लर्निंग एनवायरमेंट, ठीक है, तो लर्निंग एनवायरमेंट में आप चीजों को बेटर करोगे। स्लो इन डेवलपिंग साइकोमोटर स्किल, तो आप साइकोमोटर स्किल जितनी कम एज में ज्यादा चीजें, इट्स लाइक बोलते हैं ना कि आप जितना जल्दी गाड़ी सीख लो, जितना जल्दी बाइक, साइकिल, स्कूटी सीख लो, उतना बेहतर होता है। तो इनका कहना है कि साइकोमोटर स्किल्स जो है वो यहां तक आते आते अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हो तो थोड़ा स्लो हो जाएंगी चीजें। एप्रीहेंसिव और स्केरी जो है वो यहाँ हो सकती है चीजें। इमोशनल लेवल पे कॉम्पिटेंस डेवलप कर रहे हो और पॉजिटिव सेल्फ इमेज जो है वो आप चाहते हो यहाँ। ओके, कॉग्निटिव में क्या हो गया जी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो, अडल्ट लर्निंग है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, सेल्फ मोटिवेटेड है, ऑटोनमस है, और आप क्यूरियस हो नई स्किल्स को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो ये मेजर जो है वो डिफरेंस या एलिमेंट्स मैंने बता दिए हैं कि लर्नर की अगर हम बात करें तो ये डिपेंडेंट रहेगा टीचर के ऊपर, यहाँ पे आप डिपेंडेंट नहीं हो अडल्ट लर्निंग में, ठीक है। रोल ऑफ लर्नर्स, एक्सपीरियंस, अडोलेसेंट का लिटिल एक्सपीरियंस होता है, अडल्ट का कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो वो एक्सपीरियंस भी एक तरीके से रिसोर्स की तरह काम करेगा, आपको चीजें बेहतर समझ आएंगी। इट्स लाइक एक एनसीईआरटी की बुक अडल्ट ये एडोलेसेंट लर्नर पढ़ रहा है और एक अडल्ट लर्नर पढ़ रहा है, तो अडल्ट वाले को अब बेहतर समझ आएंगी चीजें, यानी अब मैं कर चुकी हूँ, 12th कर चुकी, बीएससी कर चुकी, एमएससी कर चुकी, एमएड कर चुकी, तो मुझे अगर मैं अब 12th क्लास की बुक उठा के देखूं तो बेहतर समझ आएगी एज कंपैरिजन टू जब मैं 12th क्लास में थी। ओके, तो वो एक्सपीरियंस की वजह से रहेगा, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ओरिएंटेशन टू लर्निंग को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप सब्जेक्ट मैटर पे ज्यादा फोकस करते हो, यहाँ पे एडल्ट लर्निंग में आप रियल लाइफ टास्क सीखने में, चीजें रेलेवेंट कहाँ है, क्या चीज सीखूं, अच्छा ठीक है मैं इंग्लिश बोलना सीख लेती हूँ या मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो वो चीजें कि मुझे ये यहाँ हेल्प करेंगी, सो वो अडल्ट लर्निंग में आपको नजर आएगा, ठीक है। मोटिवेशन फॉर लर्निंग, एडोलेसेंट लर्नर्स तो एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए या पनिशमेंट से बचने के लिए या ग्रेड्स अच्छे आ जाएं उस वजह से सीखना प्रेफर करते हैं, बट अडल्ट लर्नर जो है वो इंटरनल इंसेंटिव होते हैं, वो अपनी लाइफ क्वालिटी जो है वो बेटर करना चाह रहे हैं, देन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाह रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाह रहे हैं। तो वही ना, आप वही 12th वाली बुक अभी पढ़ो या 12th में थे तब पढ़ो, फर्क पड़ेगा। अब आप क्यों पढ़ रहे हो, आप रिकग्निशन चाह रहे हो, चीजों को बेटर करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, आप सीखना चाह रहे हो। ओके, लर्नर जो है वो यहाँ पे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह बैलेंस करने में ज्यादा बिजी होता है, तो वो क्या होता है कि डिमांड, इट्स लाइक लर्निंग के साथ साथ बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, यहाँ पे ज्यादातर टाइम आपको लर्निंग में ही देना है कि पढ़ना ही तो है बच्चे को, पढ़ना है और क्या करना है तुम्हें। ओके, परमानेंस ऑफ लर्निंग आप देखेंगे तो यहाँ पे लर्निंग जो है वो डिसअपियर होती हुई नजर आएगी कुछ टाइम बाद, बिकॉज आपने फॉर द सेक ऑफ ग्रेड, फॉर द सेक ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड उस चीज के लिए सीखी थी चीजें। अडल्ट लर्निंग में लाइफ लॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग नजर आएगी,
जाएगी, क्योंकि आपने खुद इनिशिएट की है लर्निंग, आप खुद आगे बढ़ के आए हो कि यार अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई, अब तो मुझे गाड़ी सीख लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो सेल्फ इनिशिएशन है, वो चीज आपको याद रहेगी। अब कोई जबरदस्ती सिखा रहा है तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। सो एडोलेसेंट लर्नर में इट्स लाइक आपको पढ़ना पड़ रहा है, बट एडल्ट लर्नर जो है वो पढ़ना चाह रही है। ओके, क्लाइमेट की बात करोगे सो ऑब्वियसली है टेंस्ड माहौल, लो ट्रस्ट एनवायरमेंट, फॉर्मल, कोल्ड, ऐसा एनवायरमेंट आपको नजर आएगा, कॉम्पिटिटिव नजर आएगा। अडल्ट लर्निंग में आप सीखने के लिए कर रहे हो तो रिलैक्स्ड चीजें हैं, ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है आपके पास, इनफॉर्मल रहती है यूजुअली, कोलैबोरेटिव सपोर्टिव चीजें यहाँ हो सकती हैं, म्यूचुअल असेसमेंट रहेगा, बट यहाँ पे प्राइमरीली असेसमेंट कौन करेगा? टीचर करेगा। यहाँ पे प्राइमरीली जो है वो प्लानिंग की, करिकुलम की प्लानिंग जो है वो टीचर और टीचिंग सिस्टम देखेंगे, यहाँ पे म्यूचुअल लर्नर और फैसिलिटेटर साथ में करेंगे। देन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, यहाँ पे टीचिंग सिस्टम सेट करेगा, प्री डिटरमाइंड और इनफ्लेक्सिबल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यहाँ पे म्यूचुअल चीजें होंगी और फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्टिव्स आपको नजर आएंगे। ओके जी, अगर आप लर्निंग प्लान्स की बात कर रहे हो तो टीचर का जो कंटेंट टीचर प्लान करेगा चीजों को, वो फिक्स करेंगे कैसा क्या कोर्स है, क्या चीजें कैसे करवानी है। यहाँ पे लर्नर जो है वो फिक्स करता है वो सीक्वेंस में कि किस किस चीज के लिए रेडी है। तो एक्टिव ट्रेनिंग मेथड्स यहाँ यूज होंगे, यहाँ पे पैसिविटी नजर आएगी थोड़ी सी, टीचर जो है वो कंट्रोल करेंगे टाइम और पेस ऑफ लर्निंग की 45 मिनट का पीरियड है, पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, टीचर के कंट्रोल में चीजें। यहाँ पे लर्नर्स इन्फ्लुएंस टाइमिंग पेस ऑफ लर्निंग वो यहाँ लर्नर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ लर्नर कंट्रोल्ड चीजें नजर आएंगी, यहाँ पे टीचर कंट्रोल्ड नजर आएंगी, ठीक है। टीचर जो है वो इवेल्युएशन करेगा तो वो ग्रेड्स पे फोकस करेगा, कंपैरिजन पे फोकस करेगा। अडल्ट लर्निंग में मेजरली आप क्राइटेरिया रेफरेंस उसके ऊपर जाओगे। क्राइटेरिया रेफरेंस किससे रिलेटेड है? जब आप मास्टरी लर्निंग पे फोकस कर रहे हो, कि आप ये नहीं फोकस कर रहे कि आपके नंबर कितने हैं, आप फोकस कर रहे हो आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ आया। ओके, देन हेनेच, मोलिंडा, रशेल और सैमल्डिनो, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इन्होंने 3 कैटेगरीज बताई लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक की, जो अब तक हमने पढ़ी है वो बेसिक सी चीजें हैं कि आपको पता होनी ही चाहिए। ओके, अब इन्होंने बोला कि 3 तरीके की चीजें जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक में इंक्लूड होती हैं, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल के साथ साथ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, और एक लर्निंग स्टाइल। तो जो लर्निंग स्टाइल है वो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक में इंक्लूड कर रखे, और इग्नू के मटीरियल में ये चीज मेंशन थी, जो कि मुझे लगा नहीं था कि मैं लर्निंग स्टाइल इतने डीप लेवल पे करूंगी या करवाऊंगी आपको, बट एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, कहां पे? नेट के पेपर में, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में। सो एक बार आया हुआ है तो शायद यहां से फंस जाए कोई क्वेश्चन अगर टफ पेपर बना तो। ओके, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही है, जेंडर अलग अलग है, एज अलग है, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एथनिसिटी, तो ये इन जनरल चीजें हैं जो सबकी डिफरेंट है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक यहां से हमें नजर आएंगी। कुछ एक स्पेसिफिक होंगी जी, कि प्री रिक्विजिट स्किल्स या एटीट्यूड जो आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स में या प्रोग्राम में बेनिफिट करे, या आपको जो है वो गाड़ी चलानी आती थी और आप ऐसे ही किसी जो है गेम में या स्पोर्ट में जा रहे हो, खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हो, तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक आपकी हेल्प करेगी वहां पे। ओके, तो स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज हैं। एक है लर्निंग स्टाइल, कि आप कैसे सीखते हो, आप कोई भी लर्निंग टास्क को, चीजों को, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने को कैसे अप्रोच करते हो, वो आपके लर्निंग स्टाइल में आ जाएगा। मैंने आई थिंक पहली या दूसरी क्लास में ही एक लर्निंग स्टाइल VARK वो करवाया भी था, ठीक है। तो फ्लेमिंग का जो वर्क वाला स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल VARK, वो मैंने करवाया हुआ था। यहाँ पे भी वो लर्निंग स्टाइल को इंक्लूड करते हैं। सो ये लर्निंग स्टाइल को ना 3 कैटेगरीज के तरीके से, 4, ठीक है। सो ये लर्निंग स्टाइल की फैमिलीज इन्होंने बनाई हैं, इनके अंदर पर्टिकुलर कुछ एक मॉडल्स हैं। इन मॉडल्स में ये जो जैक्सन का मॉडल है, यहां से क्वेश्चन एक बार आया हुआ है जी, तो मुझे लग रहा है कि एक बार आपको इनका ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने ये यहां डाले हैं। ओके, तो ये फैमिलीज हैं लर्निंग स्टाइल की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड, कोग्निटिव स्ट्रक्चर बेस्ड, पर्सनालिटी टाइप्स के बेसिस पे और लर्निंग प्रेफरेंस के बेस पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस में ये जो स्टाइल्स होंगे इस फैमिली में, वो जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड पर्सनालिटी ट्रेट पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये फैक्टर्स कंसीडर करते हैं कि जो मेनली एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं विच आर लीस्ट स्टेबल, वो जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इजीली चीजों को। सो डुन का मॉडल है, ग्रीगर का स्टाइल डिलीनिएटर है। तो ये 2 मॉडल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बेस्ड में है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो एग्जामिन कर रहा है कॉग्निटिव पर्सनालिटी स्टाइल को, सो वो यहाँ पे क्या है? CSA है, यानी राइडिंग और राइनर का CSA मॉडल है। पर्सनालिटी टाइप्स में आप देखोगे तो पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है लर्नर के, उस बेसिस पे। सो एप्टर का मोटिवेशनल स्टाइल प्रोफाइल है, जैक्सन का लर्निंग स्टाइल प्रोफाइल है, और माइगर ब्रिग्स का टाइप इंडिकेटर है।
ओके आपको नाम याद होंगे, अच्छा ठीक है ऐसा कुछ हमने लर्निंग स्टाइल में पढ़ा है, तो वो गलती से भी कोई क्वेश्चन आया वो हेल्प कर देगा, ठीक है। लर्निंग प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीजें आती हैं, एलिसन हाइस का कॉग्निटिव स्टाइल इंडेक्स CSI, हनी और ममफर्ड की लर्निंग स्टाइल, और कोल्ब की लर्निंग स्टाइल ओरिएंटेशन। कोल्ब वाली चीज मैंने एक बार पहले भी करवाई है जब लर्निंग थियरी करवाई थी, कोल्ब वाली चीज हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग का चैप्टर करेंगे या क्लास करेंगे उस टाइम पे भी करेंगे, तो कोल्ब वाली चीज जो है इस क्लास में मैंने मेंशन नहीं की है। ओके तो ये जो डुंडुन का मॉडल है, इनका लर्निंग स्टाइल जो थियरी है वो कंसीडर करती है इंस्ट्रक्शनल प्रेफरेंस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। वो किसने है, 18 डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर बेसिक स्टिमुलस के बेसिस पे स्टिमुलाई अ पर्सन्स एबिलिटी टू लर्न एंड रिटेन, ठीक है। तो लर्न और रिटेन करने के लिए 4 बेसिक स्टिमुलस की बात इन्होंने की है, ठीक है। कौन कौन से हैं, ये हैं जी इमीडिएट एनवायरमेंट, ठीक है, वो बहुत इफेक्ट डालेगा आप कैसे सीख रहे हो, ठीक है। लाइट, साउंड, टेम्परेचर, फर्नीचर का डिजाइन, चीजें, तो इमीडिएट एनवायरमेंट जो है वो इफेक्ट करेगा आपके लर्निंग स्टाइल को। उनकी जो ओन इमोशनैलिटी है, ठीक है, कि आप कैसे ट्रीट करते हो, टू ट्रीट मोटिवेटेड और अनमोटिवेटेड स्टूडेंट, ठीक है, आप कैसे बिहेव करोगे, कैसे आप समझाओगे चीजों को, तो वो इमोशनैलिटी के ऊपर फोकस लाके करना। सोशियोलॉजिकल नीड्स के ऊपर फोकस, तो ये 4 चीजों पे फोकस करते हैं, एक इमीडिएट एनवायरमेंट पे, एक उनकी इमोशनैलिटी पे, एक सोशियोलॉजिकल नीड पे और एक फिजिकल रिक्वायरमेंट पे। कई बार ये होता है ना कि फिजिकली आपको कैसे चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है, कई बार किसी को चल चल के बोल बोल के याद करने की आदत है, किसी को चुपचाप बैठ के मन मन में पढ़ने की आदत है, तो वो सारी चीजें अफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो बस आप ये 4 नाम याद रख लो, आपका इमीडिएट एनवायरमेंट, आपकी इमोशनैलिटी, आपकी सोशियोलॉजिकल नीड्स और आपका जो है यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट। ओके तो ये चीजें जो है वो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ मेंशन किए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ एक वेल कंटेंट, किसी ने टीचर ने जो नोट्स दिए हैं उससे पढ़ लेते हैं, किसी को चाहे कुछ हो जाए उनको अपने नोट्स बनाना, हाथ से लिख के देखना, लिख के बनाना, चीजों को करना, वो उनकी सोशियोलॉजिकल नीड में आ जाएगा। ओके तो वो अलग अलग नीड्स यहाँ रहेंगी। 5th डायमेंशन इन्होंने कॉग्निटिव स्टाइल या साइकोलॉजिकल भी बोला है, जिसको आप ध्यान रख सकते हो। ओके देन है जी, ये डुंडुन का था, एक ग्रीगर का स्टाइल डिलीनिएटर है। इन्होंने क्या किया, 2 डायमेंशंस में चीजों को किया सॉर्ट, एक तो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट, और एक सीक्वेंशियल या रैंडम, कि आप एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सीखना चाहते हो या कॉन्क्रीट तरीके से, आप सीक्वेंस में चीजों को सीखना चाह रहे हो या रैंडमली। इन्हीं दो को मिला के इन्होंने ये 4 माइंड चैनल्स बना दिए, कॉन्क्रीट, सीक्वेंशियल, एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल, एब्स्ट्रैक्ट रैंडम और कॉन्क्रीट रैंडम। ओके तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा सकती है कभी आपसे ना, कि कॉन्क्रीट सीक्वेंशियल लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। तो वो चीज ये लीनियर और सीक्वेंशियल आपको नजर आएंगे, कॉन्क्रीट है, करके देखना चाह रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना प्रेफर करते हैं, तो ये आपको हार्ड वर्किंग, एक्यूरेट, डिपेंडेबल, ठीक है, जो कन्वेंशनल तरीके से, और वो होता है ना कि बिल्कुल ऐसे मजदूरी करके हार्डवर्क करके चीजों को करके देखना, ठीक है। तो ये दे आर गुड विद एग्जैक्ट एंड स्ट्रक्चर्ड वर्क, तो अगर आप इनको कॉन्टिन्यूटी में स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीजें बता दोगे सीक्वेंस में, कॉन्क्रीट वे में, तो ये कर लेंगे। ओके देन है एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल लर्निंग प्रेफरेंस, तो ये वो बच्चे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे करना चाह रहे हैं, यानी वो अपने दिमाग में ही डिकोडिंग कर लेंगे, ठीक है, आपको लिखने लिखने की शायद जरूरत ना पड़े, और सीक्वेंशियल है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट और सीक्वेंशियल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट एनालिटिकल लर्निंग प्रेफर करेंगे, मेंटली चैलेंजिंग चीजें होंगी बट ऑर्डर्ड वे में, कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। तो वो डायरेक्ट लेक्चर्स प्रेफर करेंगे कि आपको समझ आ जाए। ओके देन है जी तीसरा एब्स्ट्रैक्ट रैंडम, तो एब्स्ट्रैक्ट है, रैंडम है, यानी रैंडम लर्नर की, जब सीक्वेंस और लर्नर रैंडम की बात कर रहे हैं तो आपको सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, आप रैंडमली भी चीजें सीख लोगे और आपका एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे रहेंगी, यानी इमोशनल, इमेजिनेटिव, सेंटिमेंटल, स्पॉन्टेनियस और आइडियलिस्टिक यहाँ पे लोग होंगे, वो वाले बच्चे होंगे यहाँ, ठीक है। वो एक्टिव लर्निंग, इंटरेस्टिंग, फ्लेक्सिबल, इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरमेंट इनके लिए बेटर होगा। ये प्रेफर करते हैं कि कोई रूल्स या गाइडलाइंस ना हो, रूल्स और गाइडलाइंस आ गई तो सीक्वेंशियल नहीं आ गई चीजें, राइट। तो ये टीचर के साथ भी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो चाहते हैं, टीचर्स जो है वो फैंटेसी या मेक बिलीव या इमेजिनेशन टाइप की चीजें या स्टोरी बता के बताना, ड्रामेटाइज करना चीजों को, वो यहाँ पे यूज कर सकता है,
ओके। देन है कॉन्क्रीट है बट रैंडम है, तो करके देखना चाहोगे आप ऑब्वियसली, ठीक है, बट आप क्विक हो थोड़े से यहाँ पे। ओके, रैंडमली आप चीजें कर रहे हो, इंट्यूटिव हो, कोई चीज मन में आई कर दी, क्यूरियस हो, क्रिएटिव हो, तो एडवेंचरस हो, ठीक है, आप थ्राइव ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज है कि सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज पे जाते हो, आप कंक्लूजन्स पे डायरेक्ट जंप कर सकते हो, रैंडम हो ना, तो रैंडमली यहाँ पे आप कंक्लूजन्स पे भी जंप कर जाओगे, ट्रायल एंड एरर अप्रोच के ऊपर आप फोकस करोगे, ठीक है, आप डिस्कवरी मेथड, गेम, साइमुलेशन, रोल प्ले, इन तरीकों से ज्यादा सीखना पसंद करोगे। तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ध्यान हो कि अच्छा डुंडोन मॉडल की बात आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनली बेस्ड मॉडल है या लर्निंग स्टाइल है जो कि 4 चीजों पे फोकस करता है। ऐसे ही ग्रेगर की स्टाइल डिलीनिएटर की बात करोगे तो कॉन्क्रीट सीक्वेंशियल, एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल, एब्स्ट्रैक्ट रैंडम, कॉन्क्रीट रैंडम, ध्यान में रखना। ओके, देन आता है जी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, राइडिंग एंड राइनर का कॉग्निटिव स्टाइल एनालिसिस की, इन्होंने ना 30 से ज्यादा स्टाइल्स को एनालाइज किया। ओके, अब उसमें ये बिलीव करते हैं कि जो स्टाइल है उसको उन्होंने 2 डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया, होलिस्टिक और एनालिटिक। तो पहला हो गया होलिस्टिक एनालिटिक, यानी द वे इन विच एन इंडिविजुअल वुड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, कि वो होल वे में करना चाह रहा है या पार्ट्स में करना चाह रहा है, तो वो चीज है। दूसरा डायमेंशन इनका वर्बल इमेजरी रहेगा। ओके, तो ये चीजें बस आपको थोड़ी ब्रॉड लेवल पे बताऊं, डीपर लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला स्टाइल तो कभी कहीं नहीं पूछा गया है, बट स्टिल मेंशन था नोट्स में, यूनू वालों में मेंशन था, पीडीएफ में तो मैंने आपके यहाँ डाल दिया है। ओके, इनके जो टेस्ट होंगे उसमें 3 पार्ट्स आपको नजर आएंगे। पहले पार्ट में आप ट्रू फॉल्स टाइप असेसमेंट क्वेश्चंस की करोगे, ठीक है, दूसरे और तीसरे टाइप में आप होलिस्टिक और एनालिटिक अप्रोच जो है वो जानने की कोशिश करोगे। ओके, देन पर्सनालिटी टाइप्स में एप्टर का मोटिवेशनल स्टाइल है। ओके, इन्होंने क्या किया, मोटिवेशन के पार्ट्स जो है वो ढूंढने चाहिए, इन्होंने 8 जो है, 8 ही है ना, हाँ, 8 मोटिवेशनल स्टाइल्स की बात की। अचीवमेंट, फिटिंग इन, कंट्रोल एंड पावर, इंडिविजुअलिज्म, इंजॉयमेंट, फ्रीडम, केयरिंग, अफेक्शन, कलेक्टिविज्म। सो ये AMSP है, यानी एप्टर के मोटिवेशनल स्टाइल प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल, और इनमें भी ऑपोजिट है, 4 जो है वो 4 सिचुएशन है, 4 उसकी रिवर्स हैं, ठीक है, तो वो चीजें आपको यहाँ नजर आएंगी। सो ओवरऑल इन्होंने 8 स्टाइल्स की बात की है, मोटिवेशनल स्टाइल एप्टर के, पर्सनालिटी टाइप्स की बात करते हैं, AMSP किसने दिया ये पता हो, दैट्स इट, ठीक है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देन मायर और ब्रिग का टाइप इंडिकेटर है, MBTI, फुल फॉर्म पता हो सकता है पूछ ली जाए, ठीक है, बाकी इन्होंने 16 टाइप्स की बात की, बट 4 सेट ऑफ प्रेफरेंसेस के बेस पे की। तो वो 4 डायमेंशन कौन से हैं, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, जैसे हम पर्सनालिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, जजिंग वर्सेस परसीविंग। तो ये 4 जो है वो आपके यहाँ पे टाइप इंडिकेटर आपको नजर आएंगे। पर्सनालिटी टाइप जैक्सन का पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार पूछा गया है किसी एग्जाम में, नेट के में, ठीक है, सो टीचिंग एप्टीट्यूड में ही पूछा गया है। तो जैक्सन की जो लर्निंग स्टाइल प्रोफाइल है, LSP, इन्होंने क्या किया, 4 लर्निंग स्टाइल में, 5 सॉरी, ठीक है, 4 करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाई सेंसेशन सीकर्स, गोल ओरिएंटेड अचीवर्स, इमोशनली इंटेलिजेंट अचीवर्स, कॉन्शियस अचीवर्स, या फिर डीप लर्निंग अचीवर्स। जैसे नाम है वैसी ही डिट्टो इंफॉर्मेशन है। ओके, वो इंफॉर्मेशन क्या है कि हाई सेंसेशन सीकर्स, यानी आप नई चैलेंजिंग एक्टिविटीज करना चाह रहे हो, ठीक है। देन है आपका गोल ओरिएंटेड, जो बिल्कुल गोल पे फोकस करेगा, हार्ड और स्पेसिफिक वे में जो है आप चीजों को करना चाहोगे। इमोशनली इंटेलिजेंट, यानी आप अपनी गलतियों से खुद सीखते हो, वो इमोशनली इंटेलिजेंट आपको नजर आएंगे। कॉन्शियस अचीवर्स जो हैं वो आपको यहाँ क्या, जो रिस्पॉन्सिबल और रैशनल लर्नर्स होंगे। डीपर लर्निंग, जो बहुत पॉजिटिव इंक्लिनेशन और लाइकिंग जिनको लर्निंग की तरफ होगी, और वो विलिंग होंगे और डीपर लेवल पे सीखने को। आपको यहाँ नहीं भी दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो डजंट मैटर, मेरी फोटो आ रही होगी, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बस इनका मतलब जान लो जितना मैंने बताया। ओके, देन है जी CSI, लर्निंग प्रेफरेंस में एलिसन और हैरिस का CSI भी है, कॉग्निटिव स्टाइल इंडेक्स, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे आपको आइटम्स देखने को मिल जाएंगे, 3 पॉइंट स्केल देखने को मिल जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस नाम पता हो कि CSI करके कुछ है, और ये लर्निंग प्रेफरेंस में आता है, लर्निंग स्टाइल की जब हम बात करते हैं।
ये वाला ध्यान रखा जा सकता है क्योंकि ये नाम बहुत फेमिलियर है। कोल्ब के काम के बेसिस पे इनको ये आइडिया आया और इन्होंने ये लर्निंग स्टाइल्स डिवाइड किए 4, एक्टिविस्ट, थियरिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट और रिफ्लेक्टर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एक्टिविस्ट जो है वो एक्टिव प्रोसेसर हैं जो करना चाह रहे हैं, चीज को एंगेज रखना चाह रहे हैं। ठीक है, सो इमीडिएटली एंगेजिंग विद इट, यूजिंग इट एंड डूइंग इट, तो वो सेंस ऑफ एक्सपीरियंस इनको चाहिए होता है। थियरिस्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट परसीवर्स हैं, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, थिंकिंग उस वे में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। प्रैग्मेटिस्ट जो है वो कॉन्क्रीट परसीवर्स हैं, क्योंकि प्रैग्मेटिस्ट वर्ड ही तब आता है जब आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो चीजों को। सो आप सेंसिंग से करके चीज को, एक्टिंग या फीलिंग, उन चीजों के थ्रू जब आप चीज सीख रहे हो तो प्रैग्मेटिस्ट हो। रिफ्लेक्टर मतलब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, हु मेक सेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देम। ठीक है, आप उसके बारे में और सोचना, और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या चीज हो सकती है, उसके बेसिस पे। ओके, तो एक्टिविस्ट, रिफ्लेक्टर, थियरिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट, ये 4 वर्ड ध्यान रख लो। हनी और मम्फर्ड के लर्निंग स्टाइल हैं, ये ध्यान रखो, दैट्स इट। सो हनी मम्फर्ड का और जैक्सन का ये 2 ध्यान रख लेना, हो सकता है इनसे क्वेश्चन आ जाए। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं, ठीक है, तो वो फैक्टर्स अफेक्टिंग जो हैं बहुत सारे होंगे। सबसे पहली बात, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, जो जो चीजें नजर आए, चाहे पहले तो टीचर और लर्नर यही अफेक्ट करेंगे चीजों को। देन जो सपोर्ट मटेरियल या इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज यूज की जा रही है वो अफेक्ट करेंगी। लर्निंग एनवायरमेंट कैसा है वो अफेक्ट करेगा। इंस्टीट्यूशन कैसा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, वो भी अफेक्ट करेंगे, राइट। सो अगर हम बेसिकली देखें तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग और लर्निंग रिलेटेड टू टीचर है, टीचर की एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, टीचर का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, टीचर की अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कितनी मास्टरी है, टीचर वैल्यू टीचिंग को कितना, होता है ना कि टीचिंग को कितनी वैल्यू दे रहा है, प्लस उसको वैल्यूज की कितनी नॉलेज है, पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, मेथड ऑफ टीचिंग कैसे यूज कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, मोटिवेटिंग एक्यूमेन कैसा है कि वो बेटर तरीके से आपको मोटिवेट कर पाते हैं, समझा पाते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं। कई लोग होते हैं ना जो कि कुछ भी बोल लो नेगेटिव ही नजर आएगा, एक वाइब भी नेगेटिव आ जाती है, तो वो चीज ना हो। इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे, तो वो सारी चीजें, ठीक है, वो अफेक्ट करेंगे टीचिंग को। अगर आप इकोनॉमिक लेवल पे सेफर हो तो आप बाय डिफॉल्ट शायद ना आए हो और आप बाय पैशन आए हो टीचिंग में, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना कि टीचर्स जो हैं या सरकार भी टीचिंग में, वो कहीं का तो मैंने पढ़ा था कि जहां टीचर्स की सैलरी सबसे ज्यादा होती है पूरे सारे प्रोफेशंस में, ठीक है, क्योंकि वो उनको सेफ सिक्योर फील करवाना चाह रहे हैं। अगर टीचर के दिमाग में होगा कि हो सकता है कल निकाल दें, ये नहीं मुझे कुछ और करना है, तो वो शायद बेटर ना पढ़ा पाए, तो वो फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड जो फैक्टर है कि जो रिसोर्स मटेरियल है वो अवेलेबल भी है या नहीं, अवेलेबल है तो कितना वैरायटी में अवेलेबल है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगी, टेक्स्ट बुक आ जाएंगी, ई बुक आ जाएंगी, चार्ट्स वगैरह आ जाएंगे, जो आपके स्कूल में और अदर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। लर्नर से रिलेटेड, लर्नर का मोटिवेशन लेवल क्या है, ये बेसिक सी चीज है, ये तो बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट है, आपको देख के समझना है कि क्या चीज अफेक्ट कर सकती है। अगर आप लर्नर हो तो आपकी पढ़ाई में या टीचिंग में, कि आपको कोई पढ़ा रहा है लर्निंग में, क्या क्या चीजें अफेक्ट करेंगी। आप थके हुए हो, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप जो है एज ग्रुप क्या है आपका, या फीडबैक में प्रॉम्प्टनेस कितनी है, या प्रायर नॉलेज कितनी है आपको, मोटिवेशन लेवल कितना है, आपको क्यों सीखनी है वो चीज। तो वो सारे फैक्टर्स जो है वो लर्नर वाले जो हैं वो भी अफेक्ट करेंगे टीचिंग लर्निंग को, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, या सिर्फ टीचिंग को, ठीक है। तो वो सारी चीजें अफेक्ट होंगी यहाँ। देन इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज कैसी हैं, प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हैं या नॉन प्रोजेक्टेड हैं। प्रोजेक्टेड में डायरेक्ट प्रोजेक्शन है या इनडायरेक्ट प्रोजेक्शंस है, ठीक है। डायरेक्ट में आप स्लाइड या फिल्म प्रोजेक्टर्स का यूज कर सकते हो, रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शंस भी हो सकती हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आ जाता है, ये जो एपीडिया स्कोप है ये किससे रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये प्रोजेक्शंस में आता है। सो प्रोजेक्टेड एड या प्रोजेक्टेड फैसिलिटीज से रिलेटेड है, ओके। चार्ट्स, पोस्टर, मैप, व्हाइट बोर्ड्स, ये सारे की सारी चीजें जो है वो अफेक्ट करेंगी आप कैसे पढ़ा रहे हो, क्या क्या जो है चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स वो दिखा के, वो सब अफेक्ट करेगा। उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज दी जा रही हैं उसका सिलेक्शन कैसे हो रहा है, वो सिलेक्शन, ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज अफेक्ट कर रही हैं, इनको सिलेक्ट कैसे करोगे। क्या मैं जो है पेन कॉपी पे पढ़ा सकते हैं, जैसे कई बार आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, 2 ही बच्चे हैं तो जो ट्यूशन वाली दीदी या भैया है वो आपको पेन
कॉपी पे ही समझा देंगे, ठीक है, बोर्ड लेके नहीं खड़े होंगे। अगर 30 बच्चे हैं तो बोर्ड लेना पड़ेगा। सो नेचर ऑफ ऑडियंस क्या है, साइज ऑफ ऑडियंस क्या है, आपके टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका सब्जेक्ट मैटर का नेचर क्या है, देन अवेलेबिलिटी कितनी है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज की, रिलेटिव कॉस्ट क्या पड़ रही है उन चीजों की, कि एक तो आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, एक आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, तो रिलेटिव कॉस्ट प्लस क्या दोनों में कुछ ज्यादा फर्क आ रहा है, ठीक है, तो वो देख के तो आप रिलेटिव कॉस्ट भी देखोगे। तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जो हैं वो भी अफेक्ट करेंगी टीचिंग को, कि वो अफेक्ट करेंगी, प्लस इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज का सिलेक्शन इन चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे बोलते हैं मैं आप स्मार्ट बोर्ड क्यों नहीं लगाते, स्मार्ट बोर्ड लगा के मैं क्या करूं, पीपीटीज, वो तो मैं वहां पे भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उसमें पीपीटी के आगे खड़ी हो जाऊंगी, बस यहाँ पे मैं साइड में दिख रही हूँ, राइट। तो वो एक होता है ना कि क्या इनपुट आउटपुट रेशियो है, कि क्या बच्चों को ज्यादा समझ आ जाएगा स्मार्ट बोर्ड से, नहीं, स्मार्ट बोर्ड हो सकता है स्मार्ट बोर्ड के साथ मुझे कैमरा भी लेना पड़े, कैमरा की हो सकता है, क्योंकि बड़ा सेटअप कर दिया तो दिक्कतें भी बड़ी हो जाएंगी, हो सकता है मैं जितनी फ्रिक्वेंटली चीजें डाल पा रही हूँ वो ना डाल पाऊं, क्योंकि फिर मुझे आदत हो जाए, मैं यहाँ छोटे लेवल पे या बोर्ड पे रिकॉर्ड करने की आदत छूट जाए, मुझे वही वाला बोर्ड चाहिए पढ़ाने के लिए, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सो हर एक चीज अफेक्ट करती है टीचिंग लर्निंग को, ठीक है। एडगर डेल का कॉन ऑफ एक्सपीरियंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो भी अफेक्ट करेगा जब इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज आप सिलेक्ट करते हो, ओके। इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज क्या है, इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिक्स कैसी है, गुडविल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उस इंस्टीट्यूशन के, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूशन का वो कैसा है, वो चीजें भी अफेक्ट करेंगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कौन सी चीज ज्यादा अफेक्ट करेगी, कौन सी कम अफेक्ट करेगी। तो वो क्वेश्चन जो आपका पहला ही क्वेश्चन था ईएमआरएस वाले में, हमने जब पीवाईक्यू किए, सो वो चीज हमने देखी थी कि क्या चीज ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, क्या कम इफेक्ट कर सकती है, वो पूछा जा सकता है, तो वो आप देखोगे। ऑब्वियसली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अफेक्ट करेगा या बच्चे की रेडीनेस ना, बच्चा रेडी ही नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर लेगा, राइट। तो वैसे आपको एनालाइज करके देखना है जब भी कोई क्वेश्चन आए। अगर लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम देखें तो लोकेशन क्या है, एक तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में, बहुत शोर शराबे में, या मार्केट के बीचों बीच है आपका जो वो है स्कूल, तो हर तरफ से आवाजें ही आवाजें आ रही है, एक स्पेशियस बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत अच्छी लाइब्रेरीज हैं, तो वो लोकेशन, स्पेस, सेमिनार्स वगैरह या क्विज वगैरह जो आप करा रहे हो, वो सारी चीजें जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट में आ जाएंगी, ओके। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है तो आप इसको ध्यान रखिए। इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे कंपोनेंट्स, तो देखो पहले अप्रोप्रिएट करिकुलम हो, फिर जो आप पेडागोजी करवा रहे हो एंगेजिंग हो, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, आपका कॉन्टिन्यूअस एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट हो, और फिर लास्ट में जाके हम रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो इस ये सीक्वेंस में पूछा गया था एक बार, तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रख सकते हो, ओके। देन ये वो फैक्टर्स हैं जी जो आपके लर्निंग और लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। ये वो इन जनरल फैक्टर्स हैं जो मैंने सारे यहाँ डाल दिए, ये आपकी उसकी जो साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक है ना जेएस वालिया की, उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये देखो फिजिकल फैक्टर्स में फूड, न्यूट्रिशन, ड्रग, फिजिकल फटीग, देन ये आपका फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट है या नहीं है, फिजिकल हेल्थ कैसी है, एज क्या है, सो ये पर्सनल फैक्टर्स हो गए फिजिकल लेवल पे। ये पर्सनल साइकोलॉजिकल हो गई, मैच्योरेशन कैसा है, रेडीनेस है या नहीं, एटीट्यूड एप्टीट्यूड कैसा है, मेमोरी है, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, ये सारी की सारी चीजें साइकोलॉजिकल में आ जाएंगी। फिर ये सारी चीजें मिसलेनियस हैं एक तरीके से टेक्निकली, बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर में ही आएंगी चीजें। मैगजीम्स अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहे होंगे नीचे चौक के, मैगजीम्स ऑलरेडी करवा रखे हैं मैंने, देखने की जरूरत नहीं है। टीचिंग मेथड्स की अगर आप बात करो तो मैं एक बार बोल के बता देती हूँ सारे, ताकि मुझे यहाँ से ये फोटो हटा के फिर वापस से रिकॉर्ड ना करना पड़े, ओके। सो लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, 9th पे है इंडिविजुअल प्रैक्टिकल वर्क, 10th पे है प्रोजेक्ट्स, फील्ड ट्रिप्स, प्लेवे, और 13th पे है स्टोरी टेलिंग। तो ये टीचिंग से रिलेटेड मेथड्स हैं जो ऑब्वियसली लर्निंग को अफेक्ट करेंगे, राइट। अब ये मेथड्स हैं जैसे होल टू पार्ट समझा रहे हो, मीडिएटिंग मेथड है, स्पेस्ड वर्सेस अनस्पेस्ड मेथड है, रिसाइटेशन है, मेमोरी सिस्टम है, लॉ ऑफ एसोसिएशन है, लॉ ऑफ इंसाइट है, एक्टिविटीज हैं, ये भी अफेक्ट करेंगे। टास्क जो आप दे रहे हो या कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हो उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, पहले जो चीजें पढ़ी हैं उनसे सिमिलर है नहीं है, सिमिलैरिटी क्या है, मीनिंगफुल है या नहीं है, लेंदी है या नहीं है, प्लेजेंट है या नहीं है, अप्रोप्रिएट है या नहीं, तो ये चीजें भी अफेक्ट करेंगी। सो इट्स लाइक आप देखोगे ना घूम के जिधर भी मुंह घुमा लो हर चीज अफेक्ट करती हुई आपको नजर आएगी, लर्निंग को, लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, सारी चीजों।
ओके, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, टाइम टेबल भी अफेक्ट करेगा, टीचर पीपल का रिलेशन जो है वो भी टीचिंग लर्निंग को अफेक्ट करेगा, पेरेंट्स भी, कंपटीशन भी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आप जिधर भी मुंह उठा के देखोगे हर चीज आपको टीचिंग लर्निंग जो है प्रोसेस उसको अफेक्ट करती हुई नजर आएगी। ओके, मेजरली ये 4 चीजें आपको जरूर याद रखनी है। आपके एनआईओएस के मटेरियल में ये 4 वर्ड्स मेंशन है और इन्हीं से पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग में लर्निंग और मैच्योरेशन अफेक्ट करेगी। ठीक है, लर्निंग को रेडीनेस टू लर्न अफेक्ट करेगा कि आप रेडी हो या नहीं वो चीज सीखने के लिए। लर्निंग एनवायरमेंट अफेक्ट करेगा, लर्निंग एंड मोटिवेशन, तो मोटिवेशन कितना है वो भी अफेक्ट करेगा। अब बच्चा सीखता कैसे है, ऑल्दो बच्चे पे भी डिपेंड करेगा, बट अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो जैसे वो इमिटेशन से सीखते हैं, आप जैसे करके दिखाओगे वो वैसे ही कर देंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से सीखा जाता है, जैसे हमने ऑब्जर्वेशन मेथड की भी बात की थी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियोरी की भी बात की थी। ट्रायल एंड एरर से सीख सकते हो, पार्टिसिपेट करके सीख सकते हो, डिस्कवरी या इंक्वायरी मेथड से सीख सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीख सकते हो, या लर्निंग को एक मीनिंग मेकिंग तरीके से आप लेके चलो वैसे सीख सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत डीपर लेवल पे आप डिस्कस कर सकते हो, बट है कॉन्सेप्चुअल चीजें। ओके, तो इस तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। देन है जी एक मॉडल आ जाता है जब टीचिंग लर्निंग की बात आती है, तो जॉन ब्रिग्स का मॉडल है ये, प्रीसेज, प्रोसेस और प्रोडक्ट की बात जहां करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये जो मॉडल है टेक्निकली टीचिंग लर्निंग का है, बट ये यूज किया जाता है टीचर इवेल्युएशन में कि आप टीचर को कैसे इवेल्युएट करोगे। ओके, तो अगर आप प्रीसेज क्राइटेरिया पे बेस पे डिसाइड कर रहे हो, टीचर इवेल्युएशन कर रहे हो, तो आप टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो, या पर्सनालिटी एट्रीब्यूट क्या है, टोटल नेचर क्या है, क्वालिटी कैसी है, वो सारी चीजें देखते हो आप। ओके, प्रोसेस मतलब टीचर जब पढ़ा रहा है उसका मेथड क्या है, पढ़ाने का स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई कर रहा है, कैसे बातचीत कर रहा है, तो वो सारी चीजें प्रोसेस में आ जाएंगी। तो अगर मैं टीचर को इवेल्युएट कर रही हूँ, अगर मैं सिर्फ पर्सनालिटी के बेस पे इवेल्युएट कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं प्रीसेज क्राइटेरिया के बेस पे उनको इवेल्युएट कर रही हूँ। अगर मैं ये देख रही हूँ क्लास में बैठ के कि टीचिंग करते कैसे हो, पढ़ाते किस मेथड से हो, क्या स्ट्रेटेजी है, मैं उस प्रोसेस के बेस पे जज कर रही हूँ टीचर को, तो वो प्रोसेस क्राइटेरिया होगा जिसपे टीचर इवेल्युएशन हो रहा है। या फिर प्रोडक्ट के बच्चे कितने पास हुए, कितने फेल हुए। सो यूजुअली आप देखोगे प्रोडक्ट बेसिस पे टीचर्स को जो है वो असेस किया जाता है जब सरकारी स्कूलों की बात आती है कि टीचर का रिजल्ट क्या रहा। अच्छा भाई 100% रिजल्ट है, सारे पास हैं, तो बढ़िया रिजल्ट रहा, बढ़िया टीचर है। दैट मीन्स प्रोडक्ट या लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पे आप जज कर रहे हो। ओके, सो ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, प्रीसेज, प्रोसेस और प्रोडक्ट। अगर आप टीचिंग की बात कर रहे हो ओवरऑल, तो प्रीसेज में ये टीचिंग के साथ, टीचर के साथ साथ आपके स्टूडेंट वाले फैक्टर भी आ गए कि बच्चे को पहले से कितना आता था, एबिलिटी क्या है बच्चे की, मोटिवेशन क्या है, वगैरह वगैरह। ऐसे ही जो टीचिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। प्रोसेस में जो क्लास में चल रही हैं चीजें, ठीक है, सो लर्निंग फोकस्ड एक्टिविटीज हैं, अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, डीपर लेवल, सरफेस लेवल, तो किस लेवल पे पढ़ाई हो रही, तो वो प्रोसेस की बात होगी। और प्रोडक्ट मतलब लर्निंग आउटकम्स की बेस, लर्निंग आउटकम्स की आप बात कर रहे हो लास्ट में। ओके, सो ये ओवरऑल जो है वो मॉडल रहेगा टीचिंग लर्निंग का। जॉन बिग्स ने 1993 में दिया था। आपको मॉडल नहीं पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बस ये वर्ड अगर आपको ध्यान होंगे, प्रीसेज, प्रोसेस और प्रोडक्ट, तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ये लास्ट स्लाइड है आज के लिए, बोनस इंफॉर्मेशन है ये, विद्यादान पूछा जा सकता है। सीबीएसई ने 2019 में लॉन्च किया था एक प्रोग्राम, ठीक है, विद्यादान, क्या करने के लिए, एनकरेज करने के लिए चीजों को, ताकि वो लिंक कर पाए डिजिटल कंटेंट को। ठीक है, करिकुलम लिंक्ड डिजिटल कंटेंट, रेलेवेंट, क्यूरेटेड, तो वो चीजों को के ऊपर बात हुई थी। सो मेजरली जो पूछा जाएगा कि विद्यादान किसने लॉन्च किया, सीबीएसई ने लॉन्च किया था, तो वो चीज आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, विद्यादान वर्ड जब हम एनसीएफएफएस पढ़ते हैं तब भी आता है। एनसीएफएफ ये याद आया, एनसीएफएफएस फाउंडेशनल स्टेज के लिए जो 2022 में आया था, एक जो है स्कूल एजुकेशन के लिए जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2023 में आया था। ये दोनों प्लस एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क होता है एनसीआरएफ। तो ये तीनों वीडियोस जो हैं, नोट्स में तो मैंने इनके डाल दिए पीपीटीज, बट ये तीनों वीडियोस मैं किस में ऐड कर रही हूँ, आपकी इसमें ऐड कर रही हूँ, जो आपकी ये है क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट है ईएमआरएस वाली। ये तीनों सुन लेना, ये आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देंगे, ये आपको समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजों के बारे में भी एक बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगी।
ओके देन एक अपार जी, फुल फॉर्म याद रख लेना, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये बच्चों के लिए जो है एक चीज बनाई गई है, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही अपार आईडी है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के लिए। अपार आईडी जो है वो आपकी सारी एकेडमिक जो अकम्पलिशमेंट है, आपने स्कूल में कुछ किया, कॉलेज में कुछ किया, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो स्कूल लेवल से लेके बाद में भी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको कंपाइल्ड मिल जाएंगी। जैसे वो होता है ना डिजिटल, क्या बोलते हैं, डिजी लॉकर, ठीक है, डिजी लॉकर पे सारी चीजें हैं, वैसे ही ये अपार आईडी है बच्चों के लिए, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो ये एनईपी 2020 से अलाइनमेंट में ये लॉन्च की हुई है ऑलरेडी। तो कब लॉन्च की थी? 2020 में ही लॉन्च की थी, बट नहीं, कब लॉन्च की थी ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। सो ये अपार आईडी की फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं। ओके जी, सो ये हमारी आज की क्लास होगी। हमने लर्नर की कैरेक्टर्स, हम ऑलरेडी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, जो मेजर चीजें थी वो कर ली थी हमने लर्नर और लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर ली हैं। देन हमें हमारी टीचिंग स्किल्स रहती हैं थोड़ी सी डिस्कस करनी, और 2-4 टॉपिक और भी रहते हैं डाइवर्स लर्नर से रिलेटेड, तो वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। ओके, तो ये हमारी 7th क्लास कंप्लीट हो गई जी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आई होंगी, चीजें थोड़ी ब्रॉड हैं बट कंपाइल करने की कोशिश की है मैंने, ताकि जितना कम आप पढ़ पाओ उसमें जितना मैक्सिमम आउटपुट आपका निकल पाए। तो जितनी क्लासेस मैं कराऊं दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर EMRS का टीचिंग एप्टीट्यूड आपका। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you very soon in next class.